नमस्कार साथियों, डीएम इंसाइक्लोपीडिया कोचिंग क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो था हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उनके डिक्लाइन होने के बाद वैदिक सोसाइटी आती है, और वैदिक सोसाइटी के आने के बाद किस तरीके से 16 महाजनपदों का राइज होता है, और 16 महाजनपदों में भी मगध साम्राज्य किस तरीके से डेवलप करता है, जिसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका 6th सेंचुरी बीसी में एक न्यू मेटल का डेवलपमेंट, जिसका नाम था आयरन। और आयरन के आने की वजह से किस तरीके से मगध एम्पायर और ज्यादा पावरफुल साम्राज्य बनता है। तो उसी से रिलेटेड हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपनी क्लास की ओर, सेकंड पार्ट की ओर। अब की बार 90 पार। ठीक है। हम देखते हैं कि चेंजिंग कंट्री साइड एंड कंडीशन ऑफ द विलेज इन द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के अंदर किस तरीके से कंट्री साइड और विलेज की कंडीशन में चेंजेस आता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखते हैं कि पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग, यानी कि किंग को लेकर पॉपुलर परसेप्शन क्या थी, लोगों की क्या मान्यता थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्टोरियन हैव ट्राइड टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, यानी कि कई सारे इतिहासकारों ने ये कोशिश करी है नहीं, रिकंस्ट्रक्ट करने की कि यहाँ के लोगों की जो लाइफ थी वो कैसे थी। और ये करते हैं वो जातक और पंचतंत्र की मदद से, यानी कि जातक कथाओं के माध्यम से और पंचतंत्र के माध्यम से वो यहाँ के लोगों की कंडीशन के बारे में बताते हैं। वन स्टोरी नॉन एज द गंडा टुंडी जातक, तो गंडा टुंडी की जातक जो एक कहानी है, एक लोकल स्टोरी, उसके हिसाब से हम देखते हैं। डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द वीक किंग, यहाँ पे एक ऐसे राजा के बारे में बताया गया है जो क्रूर था, जो निर्दयी था, ठीक है ना, अपने काम के प्रति। अब हम देखते हैं कि व्हेन द किंग वेंट टू द डिस्कस द टू फाइंड आउट व्हाट द सब्जेक्ट थॉट अबाउट हिम एंड ईच ऑफ देम कर्स्ड हिम फॉर देयर मिजरीज। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बार की बात है, राजा क्या करता है, वेश बदलकर क्या करता है, अपने साम्राज्य में जाता है और देखता है कि भाई उसके राजा के बारे में लोगों की सोच क्या है। ठीक है। अब ये देखता है कि यहाँ की लोगों की जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा खराब है। कंप्लेनिंग दैट दे वर अटैक्ड बाय द रोबर्स एट नाइट, वो कहते हैं कि भाई रात में उनके ऊपर अटैक करते हैं रोबर्स, यानी कि चोरी डकैती होती है। वहीं दिन पर बाय द टैक्स कलेक्टर ड्यूरिंग द डे, वहीं दिन में क्या करते हैं, जो टैक्स कलेक्टर है राजा के, वो उनको क्या करते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं, यानी कि उस तरीके से दोनों तरफ से इनका शोषण होता है। टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन, यानी कि इस सिचुएशन से बचने के लिए पीपल अबेंडन देयर विलेजेस एंड वेंट टू लीव इन द फॉरेस्ट, यानी कि लोग क्या करें, अपना घर छोड़कर जंगलों की ओर भाग जाते हैं। ठीक है। एज द स्टोरी इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन अ किंग एंड द सब्जेक्ट हिज, एंड किंग फ्रीक्वेंटली ट्राई टू फील देयर कोफर्स एंड डिमांडिंग हाई टैक्सेस। तो ये कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो राजा था वो टैक्सों के थ्रू अपने कॉफर्स को, यानी कि अपने कॉर्टियार्ड्स को भेजता है और उन पर, यानी कि आम जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार शोषण करता है। और पीजेंट जो थे पर्टिकुलरली फाउंड सच अ डिमांड ऑपरेसिव, और इस तरीके से जो किसान थे उनकी स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो जाती है। तो ये मान्यता थी अकॉर्डिंग टू द जातक्स और पंचतंत्र की कहानी के हिसाब से कि यहाँ के राजाओं और यहाँ के आम लोगों के बीच, यानी कि जो गांव के लोग थे उनकी कैसी रिलेशनशिप थी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्या क्या स्ट्रेटेजीज बढ़ाई गई थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। वन सच स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर, यानी कि अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने शिफ्ट किया किस पर, प्लो एग्रीकल्चर पर, यानी कि हल के द्वारा खेती करने पर। अब हम देखते हैं कि इनके हलों के अंदर, यानी कि जो इनका प्लो होता था, आयरन टिप प्लो शेयर वॉज यूज। पहली बार हम देखें 6th सेंचुरी बीसी में आयरन डेवलप हुआ, और आयरन का डेवलप होने की वजह से पहली बार आयरन को एक टिप पॉइंट पर रखकर इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि खुदाई अच्छे से हो सके और उसके अंदर जो बीज है वो अच्छे से अंदर जा सके और एक अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का रिजल्ट आ सके। और आयरन के आने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत तेजी से एक रेवोल्यूशन आता है, क्रांति आती है। इन सम पार्ट ऑफ द गंगा वैली, अब हम देखते हैं कुछ पार्ट गंगा वैली के प्रोडक्शन ऑफ पैडी, यानी कि यहाँ पे पैडी यानी कि राइस की खेती का प्रोडक्शन किया जाता है, पैडी मतलब राइस। एंड ड्रामेटिकली इंक्रीज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन, और इस तरीके से इंट्रोडक्शन करते हो ट्रांसप्लांटेशन का, किस तरीके से प्रोडक्शन के अंदर भी एक चेंज आ रहा है, लोग क्या है तेजी से वीट से पैडी की ओर इंक्रीज हो रहे, टूवर्ड्स रिमूव कर रहे हैं। ऑल दो दिस मीन बैक ब्रेकिंग वर्क फॉर द प्रोड्यूसर, और ये क्या है, एक बैक ब्रेकिंग फेज था किसके लिए,
प्रोड्यूसर के लिए। अब हम देखते हैं कि एरिया विच वर सेमी एरिड, यानी कि कुछ एरिया ऐसे थे जो सेमी एरिड थे। जैसे हम बात करते हैं पंजाब की, राजस्थान के, इन दोस लिविंग आ हिली ट्रैक इन द नॉर्थ वेस्टर्न, यानी कि कुछ हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, जहां पर क्या है हिली एरियाज है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट प्रैक्टिस आ ह्यू एग्रीकल्चर। अभी क्या करते हैं, ह्यू एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते हैं। ह्यू मतलब होता है कुदाल, तो ये कुदाल का इस्तेमाल करने लगते हैं किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। और कुदाल से क्या होता था, डेप मतलब जमीन की सोइल के डेप्थ में जाकर ही क्या करते थे, जो बीज थे सीड्स उनको सो करते थे, जिससे उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और भी ज्यादा बेहतर हो सके। ठीक है ना। और ये जो था वो बेटर था टेरन एरिया के अंदर। और अनदर स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज यूज ऑफ आयरन। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो था यूज ऑफ आयरन। ये क्या करता है, सॉरी, यूज ऑफ इरिगेशन, ये इरिगेशन का इस्तेमाल करते थे। आयरन के तो मेटल यूज कर ही रहे थे किसके अंदर, एग्रीकल्चर प्लो, सॉरी प्लो, आयरन फ्लो के अंदर। और साथ ही साथ हम देखेंगे ह्यू के अंदर। लेकिन साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करता है वो है यहाँ पे यूज ऑफ इरिगेशन। तो यानी कि ये इरिगेशन करते थे, सिंचाई करते थे थ्रू वेल, किसके थ्रू, कुओं के थ्रू या टैंक के थ्रू, या लेस कॉमनली कैनाल्स, यानी कि हम देखते हैं कि कैनाल के थ्रू, यानी कि जो नदियां होती थी, नदियों को क्या करते थे, छोटी छोटी नहरें बनाकर, ठीक है ना, छोटी छोटी नदियां बना, सॉरी नहरें बनाकर ये क्या करते थे, ये कनेक्टिविटी देते थे। कौन किसको ये देते थे कनेक्टिविटी, मान लो सपोज करें हम, ये एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड पर ये क्या करते थे, पानी को सप्लाई करते थे। और इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एक और तेजी से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी में क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, तो देयर वाज ए ग्रोइंग डिफरेंशिएशन अमंग द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर वर बेस्ड ऑन द डिफरेंट एक्सेस लैंड, लेबर एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज। हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या देखते हैं रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों में हम किस तरीके से, गांव के क्षेत्रों में किस तरीके से हम डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लैंड भी है, जमीन है, यहाँ पे लेबर है, और लेबर के अलावा यहाँ पे कई सारे लोग क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। इन द कंट्री साइड द नॉर्दर्न इंडिया, जो नॉर्दर्न इंडिया का रीजन है, पीपल वर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। यहाँ पे तीन ग्रुप में पीपल्स जो थे वो डिवाइड थे। एक देखते हैं हम एग्रीकल्चर, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, यानी कि पहला जो है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, यानी कि ऐसे लेबर या एग्रीकल्चर लेबर जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी, वो क्या करते थे, दूसरे की जमीन पर मजदूरी करते थे। ठीक है ना। इसमें कौन होते थे, इसमें होते थे स्मॉल पीजेंट एज वेल एज लार्ज लैंड होल्डर। और वो भी होते थे जो बड़े बड़े लैंड होल्डर होते थे। है द टर्म गैपति, यानी कि गैपति जो था वाज ऑफन यूज्ड टू हेड ऑफ द फैमिली। गैपति एक टर्म है जो क्या है, हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि घर का जो मुखिया होता था उसको गैपति कहा जाता है। ठीक है ना, टू डेजिग्नेट द सेकंड एंड थर्ड कैटेगरीज। और ये क्या करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं सेकेंड और थर्ड कैटेगरीज को। इसके अलावा हम देखते हैं कि अर्ली संगम टैक्स ऑल्सो मेंशन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस एक्सेस टू लैंड। यानी कि हम एक संगम सोसाइटी, अब हम संगम सोसाइटी की बात करते हैं, तो संगम सोसाइटी दक्षिण भारत की एक ऐसी सिविलाइजेशन थी, या सिविलाइजेशन तो नहीं कहूंगा, बल्कि एक ऐसे फर्स्ट सेंचुरी बीसी के, सॉरी फर्स्ट सेंचुरी एडी के अंदर डेवलपमेंट होता है संगम सोसाइटी। और संगम सोसाइटी हम बात करते हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में भी कहा है तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु के अंदर फर्स्ट सेंचुरी एडी के अंदर, फर्स्ट सेंचुरी एडी में डेवलप होता है संगम। और संगम का अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पोएट, यानी कि कवियों का सम्मेलन। तो इसमें भी हम देखेंगे यहाँ पे लैंड पे भी डिफाइन करता है, क्योंकि यहाँ की जो लैंड थी वो भी डिफरेंट थी। जैसे हम वहां की लैंड के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं पालई, मुल्लई, पालई, मुल्लई, मरुदम और निदल। ये क्या थी, ये यहाँ की जो थी लैंड थी, और इस लैंड को भी कैटेगराइज किया गया। पाली जो थी यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड थी, जो अच्छी खासी खेती बाड़ी करने के काम आती थी। मुल्ले इससे थोड़ी सी लेस एग्रीकल्चर होती थी। और मर्दोम और निदल यानी कि ये बंजर हुआ करती थी। और मर्दोम इससे भी ज्यादा लेस एग्रीकल्चर लैंड होती थी, मतलब लेस प्रोडक्टिव। ठीक है। तो हम देखेंगे संगम टेक्स्टों के अंदर भी, जैसे हम बात करते हैं संगम टेक्स्ट की, तो यहाँ पे तोल्कापियम, पतु पतु, पेटिनेल किनलक्का, ठीक है ना। तो ये क्या थे, यहाँ के टैक्स है, जिनको हम, जिनकी टैक्सों को पढ़ने से यहाँ के हमें लैंड के बारे में ही पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ इंडिया के बारे में। तो पीपल वर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप। जो पीपल थे वो तीन ग्रुप में डिवाइडेड थे। पहले थे लार्ज लैंड ओनर्स, या जिन्हें वेल्लार कहा जाता था। दूसरे होते थे प्लोमैन होते थे, जिसे उजावर। और तीसरा जो होते थे वो होते थे स्लेव, जिसे अधिमाई बोला जाता था, यानी कि दास होते थे, जिसे अधिमाई
कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि संगम सोसाइटी के अंदर भी एग्रीकल्चर लैंड में भी और लोग जो थे कैटेगराइज थे, डिवाइडेड थे, लैंडलेस लैंड के बेसिस पर भी और यहाँ की सोसाइटी के बेसिस पर भी। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड ग्रांट सिस्टम। अभी लैंड ग्रांट सिस्टम क्या है? लैंड ग्रांट एंड न्यू रूरल एलाइट्स, यानी कि एक नए रूरल एलाइट्स किस तरीके से राइज होते हैं, और हम पढ़ते हैं लैंड ग्रांट सिस्टम। हम बात करते हैं लैंड ग्रांट सिस्टम का मतलब होता था, हम बात करते हैं फ्यूडलिज्म की। भारत में भी फ्यूडलिज्म आता है, इसके अलावा हम देखते हैं कि यूरोप में भी हमने फ्यूडलिज्म पढ़ा था। फ्यूड का मतलब होता है लैंड, है नहीं? तो लैंड का एक टुकड़ा, जमीन के एक टुकड़े को फ्यूडलिज्म, ये सामंत कहा जाता था, ये सामंतवादी व्यवस्था की जाती थी। और ये सामंतवादी व्यवस्था यानी कि जो फ्यूडल सोसाइटी थी, जो लैंड ग्रांट सिस्टम था, वो भी राइज होता है किसकी वजह से? लैंड ग्रांट सिस्टम। भारत में लैंड ग्रांट सिस्टम जब लागू हुआ, राइज हुआ, यानी कि हम बात करेंगे एंड ऑफ द एंशिएंट टाइम पीरियड एंड बिगिनिंग ऑफ द मिडिवल टाइम पीरियड, यानी कि जब मिडिवल टाइम पीरियड स्टार्ट होने का होता है और जो एंशिएंट टाइम पीरियड है वो एंड होता है, तो इस समय भारत के अंदर फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवादी व्यवस्था राइज होती है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं द लैंड ग्रैंड वर्ड मेड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जो लैंड ग्रैंड सिस्टम था कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के रूप में राइज होता है। इसके अलावा देखिए ब्राह्मण्स एंड सामंत्स, इनको सामंत्स के रूप में भी राइज होता है। अब हम बात करते हैं प्रभापति। प्रभापति वाज द डॉटर ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड। जो प्रभावती थी चंद्रगुप्त मौर्य की क्या थी, सॉरी चंद्रगुप्त गुप्ता टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो जो चंद्रगुप्त सेकंड था उनकी बेटी थी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री, और ये इंडियन हिस्ट्री में कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टैक्स, अगर हम संस्कृत के लीगल टैक्स से थे, वुमन वर नॉट सपोज टू हैव द इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्स सच एज लैंड। तो हमारे जो संस्कृत के लीगल टैक्स है, वो लीगल टैक्स बताते हैं कि जो महिलाएं थी, वुमेन्स थी, वो नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट, कि वो सपोज नहीं की जाती थी कि वो इंडिपेंडेंट है टू एक्सेस द रिसोर्स ऑफ लैंड, यानी कि जमीन को रखने में। ठीक है ना? आगे हम देखते हैं द इंस्क्रिप्शन इंडिकेट द प्रभावती एक्सेस टू लैंड एंड विच वाज देन ग्रांटेड, यानी कि जो उनके पास जमीन थी, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? ग्रांट करना शुरू कर दिया। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान करना। अनुदान मतलब दान में दे देना। तो ये जो सिस्टम व्यवस्था थी, हम भारत में भी देखने को मिलती है, लैंड ग्रांट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या था? दिस में हैव बीन बिकॉज शी वॉज अ क्वीन एंड हर सिचुएशन वॉज देयरफॉर एक्सेप्शनल। और ये क्योंकि एक राजा रानी थी, और रानी होने की वजह से ये जो सिचुएशन थी क्या एक्सेप्शनल थी। Some historians feel that the land grant were part of the strategy adopted by ruling lineage and extend agriculture to new areas. कई सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद जो लैंड ग्रांट सिस्टम था भारत में इसलिए अडॉप्ट किया गया था ताकि लैंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। ये क्या करते थे? जो लैंड थी वो ग्रांट कर देते थे, दान में देते थे। अक्सर क्या देखते हैं हम, राजा जो थे ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट कर देते, और जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण क्या करते थे? वो खुद तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे? जो वेश्य होते थे, जो शूद्रास होते थे, उनको ये क्या करते थे? जमीन दे देते थे, और उनके बदले में उनसे मनी लेते थे, और इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो वो डेवलप होता है, ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अदर सजेस्ट दैट व्हेन किंग वर लॉसिंग कंट्रोल ओवर सामंत, यानी कि कई सारे तो ऐसा ये भी मानते हैं कि जब राजा अपने सामंतों पर से अपना कंट्रोल खो देते थे, दे ट्राई टू विन अलायंस एंड डोनेटिंग द लैंड टू पीपल। ये क्या करते थे? अलायंस को डेवलप करने के लिए ये अपने लैंड ग्रैंड सिस्टम को डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से लैंड ग्रैंड सिस्टम भारत में देखने को मिलता है, और गांव के अंदर एक एलिट क्लास राइज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाउन्स एंड ट्रेड इन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि किस तरीके से टाउन और ट्रेड हुआ करता था अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यू सिटीज भी राइज होती है। मेनी अर्बन सेंटर्स एमर्ज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी, यानी कि 6th सेंचुरी बीसी से हम क्या देखते हैं कि कई सारे ऐसे अर्बन सेंटर से थे जो 6th सेंचुरी बीसी में राइज हुए। एज वी हैव सीन, जैसे कि हम देख चुके हैं, कैपिटल्स ऑफ द महाजनपद, यानी कि जितने भी महाजनपद हुआ करते, 16 महाजनपद, उनकी जो कैपिटल्स थी वो एक एग्जांपल थी अर्बन सेंटर एमर्ज होने के रूप में। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्चुअल मेनी मेजर्स टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग रूट ऑफ ट्रेड, यानी कि कई सारे तो ऐसे सेंटर थे जो रूट ट्रेड के जो रूट पड़ते थे, मान लो ये ट्रेड हुआ करता था, जो ट्रेड के रूट पे जगह पड़ती थी, तो यहीं पर ही क्या होता था, कई सारे अर्बन सेंटर या टाउन्स जो थे वो डेवलप हो जाते थे, ताकि कंट्रोल हो सके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स को भी डेवलप किया जा सके। तो कई सारे न्यू सिटीज भी कहाँ कहाँ पे राइज हो रहे हैं? ये राइज हो रहे हैं कहाँ पर? अलॉन्ग विद द टाउन, यानी कि जो ट्रेड रूट होता था वहां पे, और इनसे कम्युनिकेशन में भी डेवलप होने को देखने को मिलता है।
सम सिटीज वर लोकेटेड इन रिवराइन, कई सारी तो सिटीज ऐसी भी देखी गई है जो नदियों के किनारे पर या नदियों के रूट पर पाए गए हैं, और कुछ ऐसी भी थी जो कहाँ पे देखी गई है, अदर नियर द कोस्ट, यानी कि जो समुद्र का किनारा वाला रीजन हुआ थे वहां पे भी मिलते, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स होने की ज्यादा से ज्यादा चांस, क्योंकि कोस्टल रीजन वो रीजन थे जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। तो इस तरीके से जो टाउन्स थे वो कहाँ कहाँ पे डेवलप हो रहे, टाउन्स डेवलप हो रहे रिवराइन रूट पर, इसके अलावा कोस्टल रूट पर, उसके अलावा जो ट्रेड रूट थे वहां पर भी टाउन राइज हो रहे, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले। नेक्स्ट हम देखते हैं मेनी सिटीज लाइक मथुरा, कई सारे शहरों में जैसा मथुरा वर बस्लिंग सेंटर ऑफ द कमर्शियल, अब मथुरा की हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में राइज होता है, कमर्शियल भी, इसके अलावा कल्चरल में भी, और इसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मथुरा कला एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कल्चरल रूप में अगर हम देखें तो मथुरा के अंदर हम देखेंगे महात्मा बुद्ध की कई सारी उस समय मूर्तियां देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं स्कल्पचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मथुरा भी एक इंपॉर्टेंट क्या था, सिटी का, जो राइज होता है कहाँ पे, 6th सेंचुरी बीसी के अंदर हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्बन पॉपुलेशन, जो अर्बन पॉपुलेशन थी यानी कि जो शहरी जनसंख्या थी वो किस तरीके से राइज होती है। किंग एंड रूलिंग एलाइट्स, यानी कि किंग और जो रूलिंग एलाइट्स थे, राजा और उसके जितने भी रूलिंग शासन करने वाले एलाइट्स थे, जो अपर क्लास थी, वो क्या करते थे, लिव्ड इन द फोर्टिफाइड सिटीज, यानी कि वो क्या करती थी, वो फोर्टिफाइड सिटीज के अंदर रहा करती थी। अब मैंने बताते हैं फोर्टिफाइड क्या होती है, जिससे फोर्टिफिकेशन करना, जैसे लेट सपोज दैट मान लो अगर ये मगध एम्पायर है पूरा का पूरा, मान लेते हैं मगध एम्पायर है, मगध एम्पायर को चारों तरफ से फोर्टिफाई किया जाता था, फोर्टिफाई मतलब चारों तरफ से किला बना दिया जाता था, और ये किले इसलिए बनाए जाते थे ताकि आउटसाइडर के अटैक को रोका जा सके, और अगर कभी साल 6 महीने तक अगर कोई आउटसाइडर बाहर बैठा हुई है तो यहीं पर ही सारा ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप कर देता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन, ताकि बाहर जाने की इनको जरूरत ही ना पड़े। और ज्यादातर जो किंग्स थे और जो रूलिंग एलिट क्लास थी वो कहाँ पे रहती थी, फोर्टिफाइड सिटीज में रहा करती थी। पीपल हु लिव्ड इन टाउन, वो लोग जो टाउन के अंदर रहा करते थे, वॉशिंग फॉक, वीवर्स, स्क्राइबर्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स, गोल्डस्मिथ, ब्लैक, ऑफिशियल, रिलीजियस, टीचर्स एंड मर्चेंट्स। तो ये वो लोग थे कहाँ पे रहा करते थे, लिव्ड इन टाउन, जो टाउन के अंदर रहा करते थे। तो उसमें कई सारे ऐसे लोग थे, जैसे फोक हो गए, वीवर्स होते, जुलाहे हो गए, कारपेंटर्स बड़े ही का काम करने वाले के, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार हो गए, सुनार हो गए, लोहार हो गए, टीचर्स हो गए, ये जितने भी लोग थे वो सब कहाँ रहते थे, टाउन्स में रहते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन मेंशन, इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, क्या मेंशन है इंस्क्रिप्शन में, अबाउट द गिल्ड्स एंड स्ट्रेंथ। अभी एक श्रेणीज क्या थे, गिल्ड्स क्या थे, गिल्ड्स को श्रेणी बोला जाता था। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर, ये कहती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो क्राफ्ट प्रोडक्शन में माहिर थी। अगर मान लो लेट सपोज दैट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि गिल्ड्स क्या थे, तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर, ये जो थे क्राफ्ट के प्रोड्यूसर थे। और इसके अलावा ये मर्चेंट्स भी हुआ करते थे, एंड दीज गिल्ड्स प्रोबेबली प्रिक्योर्ड रॉ मटेरियल, क्या करते थे, प्रिक्योर करते थे रॉ मटेरियल को, रेगुलेट करते थे प्रोडक्शन को, और साथ ही साथ मार्केटेड एंड फिनिशिंग प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी फिनिश प्रोडक्ट होते थे वो मार्केट में जाके इनको सेल परचेज करने का काम करते थे, यानी कि सेलिंग प्रोडक्शन में इनका काम। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ट्रेड इन सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, यानी कि किस तरीके से जो ट्रेड था वो यहाँ पे सबकॉन्टिनेंट होता है, और सबकॉन्टिनेंट के अलावा सबकॉन्टिनेंट से बाहर किस तरीके से ट्रेड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी के अंदर लैंड एंड रिवर एंड रोड एक्सटेंडेड इन वेरियस डायरेक्शन विच कनेक्टेड ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि हम देखते हैं कि लैंड किस तरीके से और जो रिवर एंड रूट है वो किस तरीके से एक्सटेंड होते हैं, यानी कि बढ़ते हैं, और इन अलग अलग दिशाओं में ये बढ़ते हैं, और अलग अलग दिशाओं में बढ़ने की वजह से पूरे भारतवर्ष के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होता है। रूलर्स जो थे ऑफन अटेम्प्ट टू कंट्रोल दिस रूट, यानी कि जो शासक होते थे, राजा होते थे, वो कोशिश करते थे कि वो इन रूटों को कंट्रोल करें, प्रोबेबली बाय ऑफरिंग प्रोडक्शन फॉर अ प्राइस, यानी कि क्या करते थे, ये प्रोडक्शन करते थे, क्या कहते हैं, टैक्सेस प्रोवाइड कर कर। एंड दोज हु यूज दिस रूट इंक्लूड पैडलर्स हु प्रोबेबली ट्रेवलर ऑन फूड, एंड मर्चेंट्स हु ट्रेवल विद कारवास ऑफ ब्लॉक कार्स एंड पैक एनिमल्स, यानी कि ये क्या करते थे, पैक एनिमल्स या ब्लॉक कार्स, ये कारवा जितने भी ट्रेवलर्स होते, मर्चेंट्स होते थे, वो भी जब इस रूट से गुजरते थे तो राजा क्या करता था, कहता था कि भाई आप यहाँ से बेसिक ट्रेड करो, लेकिन इसके बदले में आपको टैरिफ यानी कि टैक्स पे करना होगा, जो राजा के सोर्स ऑफ इनकम का भी यानी कि रेवेन्यू का एक हिस्सा था, जिससे उनको इनकम जनरेट हो सके। नेक्स्ट हम देखेंगे सक्सेसफुल मर्चेंट ऑफ साउथ इंडिया, जो भारत दक्षिण भारत के सक्सेसफुल मर्चेंट थे, डेजिग्नेटेड एज, इनको डेजिग्नेट किया गया एज ए
मसातुवन, मसातुवन तमिलनाडु में इनको क्या बोलते थे, मर्चेंट्स को मसातुवन। जबकि वहीं सेटिसन या सतवान, जो सेट सतवाज होते थे, इनको प्राकृत भाषा में बोला जाता था, एंड बिकम इनॉर्मसली रिच, और ये बहुत ही ज्यादा अमीर हुआ करते थे। तो यानी कि ये कौन है, ये सक्सेसफुल मर्चेंट थे जिनको तमिलनाडु के अंदर हम बात करते हैं, इनको सता या मासातुवन कहा जाता था, और जो क्या थे, इनॉर्मसली रिच थे, बहुत ज्यादा अमीर लोग थे। अब हम देखते हैं कि वाइड रेंज ऑफ गुड्स, यानी कि जो बड़ी रेंज थी गुड्स की, वर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि इन जो रेंज थी गुड्स की, वस्तुओं की, जब ट्रेड करते थे तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लाया जाता था, जिनमें हम देखते हैं क्या क्या है। इसमें सोल्ट है, यानी कि नमक है, ग्रेन अनाज है, कपड़े हैं, मेटल्स और है, फिनिश प्रोडक्ट है, स्टोन है, टिम्बलर है, मेडिकल प्लांट्स हैं, स्पाइसेस हैं, स्पेशली पेपर। अब हम स्पाइसेस मसालों की अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्लैक पेपर की, यानी कि काली मिर्च का यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। तो ट्रेड इन कॉमर्स में भी हम देखेंगे कि ना केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी अच्छे से यहाँ पर ट्रेड इन कॉमर्स डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इस समय किस तरीके से कॉइन और किंग रोल प्ले करते हैं, यानी कि कॉइन का प्रोडक्शन हम यहाँ पे देखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहाँ से भी पूछ लेता भाई। अब हम देखेंगे कॉइन का आना, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हो चुका है। कॉइन के आने से पहले जब मेटल नहीं थे, यानी कि कॉइन सिस्टम नहीं था, तो इस समय जो पहले ट्रेड हुआ करता था वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय, यानी कि जब एक व्यक्ति एक वस्तु बेचकर दूसरी वस्तु को परचेस किया करता है, दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अब कॉइन आने की वजह से क्या होता है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स का वे है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कॉइन्स के डेवलप होने के बाद एक्सचेंज वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। तो कॉइनेज के थ्रू क्या होता है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो वे था, एक्सचेंज का जो वे, वो पूरी तरीके से चेंज होता है। और सबसे पहले जो कॉइन्स बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे एमसीक्यू के अंदर, कि भारत में सबसे पहले जो कॉइन बने उनका नाम क्या था, उनका नाम था पंचमार्क कॉइन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड मेड ऑफ सिल्वर, ये क्या किसके बने होते थे, बेसिकली सिल्वर के बने होते थे, या इसके अलावा कॉपर के ये कॉइन बना हुआ करते थे, जो 6th सेंचुरी बीसी के अंदर या 6th सेंचुरी बीसी से आगे हमें देखने को मिलते हैं। Were amongst the earliest to be the minted and used by the many dynasties including Maurya। तो कई सारे वंशज इन सिक्कों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें मौर्य भी इंक्लूड है। पंचमार्क कॉइन्स वर 6th सेंचुरी बीसी एंड दीज वर इशूड बाय द मौर्यन, के जो पंचमार्क कॉइन थे भारत में सबसे पहले डेवलप हुए, और पंचमार्क कॉइन को डेवलप करने वाले जो पहले रूलर थे वो थे मौर्य। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि पंचमार्क कॉइन्स किस रूलर ने स्टार्ट किया, तो ध्यान रखना है कि मौर्यन एम्पायर के जो रूलर्स थे उन्होंने सबसे पहले पंचमार्क कॉइन्स को डेवलप किया। और सबसे पहले कॉइन्स जो थे वो कौन से थे, तो सबसे पहले जो कॉइन्स डेवलप हुए उनका नाम था पंचमार्क कॉइन्स। यहाँ से दो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मर्चेंट्स एंड बैंकर्स एक्सेट्रा इन कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे। द फर्स्ट कॉइन टू बी बियर द नेम एंड इमेज, यहाँ पे क्या होता था, नेम होता था, उनकी इमेज होती थी, जो भी रूलर होता था इनको इशू करता था तो इनके ऊपर इनकी पिक्चर्स बनाई जाती थी, उनका नाम बनाया जाता था, उनकी इमेज बनाई जाती थी। अब आगे चल के हम देखेंगे इंडो ग्रीक जो थे, इन्होंने भी इन कॉइन्स को डेवलप किया एंड कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू 2nd सेंचुरी बीसी। तो 2nd सेंचुरी बीसी में भी हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक जो रूलर आए भारत में, इन्होंने भी अपने कॉइन बनाने शुरू किए। अब क्वेश्चन आता है फर्स्ट गोल्ड कॉइन, यहां से क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के अंदर, फर्स्ट गोल्ड कॉइन इशूड बाय इन 1st सेंचुरी सीई बाय द कुषाण। तो पहला क्वेश्चन ये आता है एग्जाम के अंदर कि भाई सबसे पहले सोने के सिक्के बनाने की परंपरा किसने शुरू करी, तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कुषाण शासक थे जिन्होंने गोल्ड के सिक्के सबसे पहले डेवलप किए। दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट विद द दोज इशूड बाय द रोमन एम्परर्स। तो कई सारे हम देखेंगे रोमन एम्परर्स ने भी, और पार्थियन रूलर जो थे और ईरान के, इन्होंने भी इन सिक्कों को आगे चलकर बढ़ाया। अब हम देखें कॉइन वर आल्सो इशूड बाय द ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ पंजाब। तो पंजाब की ट्राइबल जो रिपब्लिक थी उन्होंने भी, और हरियाणा की भी जो लोग थे, है नहीं, कॉल युद्धेश, जिन्हें युद्धे कहा जाता था, युद्धास कहा जाता था, इन्होंने भी सिक्के बनाने की परंपरा को स्टार्ट किया। सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द गुप्ता रूलर। तो ज्यादातर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गोल्ड के सिक्के थे, ठीक है ना, वो गुप्ता रूलर्स ने सबसे पहले शुरू किया। अब पता है आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पता चलता है कि गुप्ता टाइम पीरियड को स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज भी कहा जाता है। कई सारे हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि भाई गुप्ता टाइम पीरियड के अंदर सोने के सिक्के का सबसे ज्यादा प्रचलन था, और इस बेसिस पर भी इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियन गुप्ता टाइम पीरियड को गोल्डन एज कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द अर्लीस्ट कॉइन इशूड बाय द गुप्तास वर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी। उनकी जो
कॉइन्स थे वो अपनी प्योरिटी के लिए जाने जाते थे एंड दिस कॉइन वर फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन फ्रॉम विच किंग ऑल्सो बेनिफिटेड। यानी कि इसमें हम देखेंगे ये जो सिक्के थे इनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड यानी कि फॉरेन ट्रेड में इनका इस्तेमाल किया जाता था। अब हम देखते हैं कि 6th century BC ऑनवर्ड द हिस्टोरियन वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, यानी कि हिस्टोरियन जो इनको दो ग्रुप में बांटा जाता है। सम सजेस्ट कुछ ऐसा मानते हैं विद द हेल्प या कोलैप्स ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोमन डिक्लाइन। कई सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जब एक टाइम पीरियड ऐसा है 6th century BC के अंदर जो ट्रेड था भारत का और जो रोमन एम्पायर का ट्रेड था वो कहीं ना कहीं क्या होता है वो डिक्लाइन हो जाता है और डिक्लाइन होने की वजह से क्या होता है जो कॉइन थे वो कॉइन भी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाते और इनका जो ट्रेड था वो ब्रेक हो जाता है एंड दिस अफेक्टेड द प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया एंड ट्रेडिंग कम्युनिटीज। यानी कि इसकी वजह से क्या होता है भारत की जो प्रोस्पेरिटी लाइफ थी क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स जैसे ब्रेक होता है तो यहाँ के लोगों पे भी इनका इम्पैक्ट पड़ा और जो ट्रेड कम्युनिटीज थी उन पर भी इनका इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है। सम स्कॉलर्स पॉइंट आउट दैट तो फाइंड ऑफ कॉइन्स वर फ्यू। कुछ इतिहासकार तो ऐसा मानते हैं कि जो सिक्के पाए गए ना वो बहुत कम संख्या में बट कॉइन्स कंटिन्यू टू बी मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। लेकिन इन सिक्कों का है डिस्क्रिप्शन हमें कई सारे इंस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलता है यानी कि इंस्क्रिप्शन अभिलेखों में भी इसको लगातार बताया गया कि भाई यहाँ पे इस समय सिक्के डेवलप हुआ करते थे साथ ही साथ जो टेक्स्ट होते थे ग्रंथ होते थे इनमें भी अच्छे से इनको मेंशन किया गया। सम हिस्टोरियन सजेस्ट कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो सजेस्ट करते हैं दैट पीपल माइट हैव रिसाइकल्ड गोल्ड ओल्ड कॉइन्स फॉर अदर पर्पस। कुछ हिस्टोरियन तो ये भी मानते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो ओल्ड कॉइन्स को क्या करते थे रिसाइकल करते थे अलग अलग उद्देश्यों की वजह से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉइन से रिलेटेड। तो ध्यान रखना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई सारे एमसीक्यू से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्राह्मी एंड ख्रोस्टी इंस्क्रिप्शन डेसिफर्ड यानी कि ब्राह्मी और ख्रोस्टी जो इंस्क्रिप्शन थे उसको किस तरीके से डेसिफर्ड किया गया पढ़ा गया। तो यहाँ सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में देखा है जॉन्स प्रिंसिप से यानी कि जेम्स प्रिंसिप से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन यानी कि ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो ध्यान रखना जेम्स प्रिंसिप वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि क्या थे एक इंग्लिश स्कॉलर्स थे ओरिएंटलिस्ट थे प्राच्यवादी थे और एंटीक्विटी के इनके बारे में स्टडी करते थे। ही वॉज द फाउंडिंग ऑफ द एडिटर ऑफ द जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और ये कहते हैं ये फाउंडिंग एडिटर थे एक संपादक थे किससे ये जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पहला किसने सबसे पहले यहाँ पे खरोस्टी इंस्क्रिप्शन को डेसिफर्ड किया तो नाम रखना है याद जेम्स प्रिंसेप और जेम्स प्रिंसेप कौन थे ये एशियाटिक बंगाल यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडिंग एडिटर भी थे ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखिए ही डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोस्टी स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया। इन्होंने भारत की खरोस्टी और ब्राह्मी लिपि दोनों को ही क्या किया था डेसिफर्ड किया था पढ़ा था। एंड टू स्क्रिप्ट यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स तो शुरू के अंदर कॉइन्स पर सिक्कों पर और इंस्क्रिप्शन पर इन्हीं प्रकार की स्क्रिप्टों को मेंशन किया गया है। और दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नई दिशा दिखाता है ये कि किस तरीके के लोग यहाँ पे सर्वाइव करते थे और इंस्क्रिप्शन को पढ़ने से टेक्स्ट को पढ़ने से इतिहासकारों के लिए एक नई दिशा भी खुल जाती है। जेम्स प्रिंसेप वाज एबल टू डेसिफर द अशोकन ब्राह्मी लिपि इन 1838। अब ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि भाई जेम्स प्रिंसेप ने कौन से साल के अंदर अशोक के अभिलेखों को पढ़ा तो हम याद रखते हैं कि 1838 के अंदर सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। हम बात करते हैं खरोस्टी। खरोस्टी द स्क्रिप्ट यूज इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया बाय इंडो ग्रीक। जो इंडो ग्रीक थे वो इंडो ग्रीक क्या करते थे भारत के उत्तर पश्चिम भारत के अंदर इंस्क्रिप्शन में कॉइन्स में भी खरोस्टी लिपि का इस्तेमाल करते थे। हम बात करते हैं कि जो यहाँ के किंग्स थे इंडो ग्रीक किंग्स एंड इंडो ग्रीक कॉइन्स कंटेन द नेम ऑफ द किंग्स रिटन ऑन ग्रीक एंड खरोस्टी स्क्रिप्ट। तो हम देखेंगे ग्रीक और खरोस्टी जो स्क्रिप्ट थी उनके सिक्कों पर और इनके जो भी इनके इंस्क्रिप्शंस होते थे सिक्के होते थे इन पर इनकी तस्वीरें भी लिखी गई है उकेरी गई है। यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड द ग्रीक स्क्रिप्ट कंपेयर टू द लेटर्स और बाद में क्या करते हैं जो कंपैरेटिवली जो लेटर्स जो अल्फाबेट इसका इस्तेमाल किया गया है उसको ग्रीक इंडो की जो स्क्रिप्ट थी उससे इनको कंपेयर करते हैं। जेम्स प्रिंसेप की हम बात करें तो प्रिंसेप आइडेंटिफाइड द लैंग्वेज ऑफ द खरोस्टी इंस्क्रिप्शन एज प्राकृत जो इन्होंने बताते हैं खरोस्टी इंस्क्रिप्शन को इन्होंने प्राकृत के अंदर आइडेंटिफाई किया है।
और बिकम पॉसिबल टू रीड लॉन्गर इंस्क्रिप्शन, ताकि ये और ज्यादा से ज्यादा इंस्क्रिप्शन को रीड आउट कर सके। जेम्स प्रिंस फाउंड दैट ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज ओल्डर फॉर्म ऑफ देवनागरी। तो ये क्या बोलते हैं, जेम्स प्रिंस अब ये भी बताते हैं कि भाई जो देवनागरी स्क्रिप्ट थी, इसकी जो ब्राह्मी थी सबसे पुरानी फॉर्म थी, है ना, स्क्रिप्ट की। जेम्स प्रिंसिप मैच द इंस्क्रिप्शन इन टर्म ऑफ द कंटेंट, यानी कि जेम्स प्रिंसिप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कंटेंट की, लैंग्वेज की और पैलियोग्राफी की। पैलियोग्राफी मतलब जो स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शन के ऊपर। और ही ऑल्सो डिस्कवर दैट अशोका इज द नेम ऑफ द रूलर ऑफ देवाना पियदस्सी या पियदस्सी, आर टाइटल यूज फॉर अशोका इन मेनी इंस्क्रिप्शन। अब जेम्स प्रिंसेप ये भी बताते हैं कि अशोक ने अपने कई सारे अभिलेखों में, सिक्कों पर भी अपना नाम देवाना पियदस्सी या देवाना पिय या पियदस्सी राजा भी कहा गया। अभी पियदस्सी राजा क्या होता है, देवताओं का सबसे प्रिय, यानी कि ये क्या था, अशोका यहाँ पे नोट करते थे, मेंशन द देवाना पिय एंड पियदस्सी आर डिफरेंट नेम ऑफ द सेम रूलर। ये जो है सेम रूलर के अलग इसका नाम होता था। और देवाना प्रियदर्शी अपन राजा मतलब अशोक जो है अपने आप को अपने अभिलेखों में बताते हैं कि देवाना प्रियदर्शी, यानी कि देवताओं का सबसे प्रिय जो राजा था वो अशोक था। और अशोक के इंस्क्रिप्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, अशोका क्वीन कारुवाकी, अशोक की जो क्वीन थी जिनका नाम था कारुवाकी, और उसका जो बेटा था जिसका नाम था तिवारा, इज मेंशन इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बन जाता है कि अशोक के कौन से पिलर इंस्क्रिप्शन में, तो हम ध्यान रखेंगे कि अशोक के इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में अशोक की क्वीन, है नी, कारुवाकी, और अशोक का जो बेटा है तिवारा, उसको मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन की, जहां से एमसीक्यू के अंदर या क्वेश्चन के अंदर पेपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सेकंड इंस्क्रिप्शन है अशोका, जिसमें अशोक ने हॉस्पिटल मेंशन किए गए हैं, इंसानों के लिए भी हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ इन्होंने एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटल की व्यवस्था की बात कही गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि अशोक का जो फिफ्थ इंस्क्रिप्शन है वो बताता है कि अशोका मेंशन अपॉइंटमेंट इज धम महामात्र। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि धम महामात्र क्या होते थे, ये ऑफिशियल होते थे जो अशोक की धम पॉलिसी को क्या करते थे, जनता तक पहुंचाते थे। अब धम किस पर बेस्ड था, धम अशोक का बेस्ड था बिल्कुल मॉरल एजुकेशन पर, नैतिक शिक्षा पर, जिसमें बड़ों का आदर सम्मान, दासों के साथ अच्छा व्यवहार, जीवों की हत्या ना करना, तमाम सारी वो नैतिक शिक्षाएं थी जो धम्म का हिस्सा थी। और धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में अशोक के पांचवें अभिलेख में इसमें मेंशन किया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 11th इंस्क्रिप्शन में हम क्या देखने को मिलता है, अशोक ने अपने धम्म पॉलिसी के बारे में भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं मस्की के बारे में, गुजरा के बारे में, निट्टूर के बारे में और उदय गोलम इंस्क्रिप्शन के बारे में। अशोक का अशोक नाम मेंशन किया गया है, तो अशोक को अशोक राजा कुछ और ना कहकर अशोक मेंशन किया गया है। तो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदय गोलम, ये चार इंस्क्रिप्शन ऐसे थे जिसमें अशोक के अभिलेखों में अशोक को अशोक के नाम से मेंशन किया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस एविडेंस और प्रॉब्लम फेस बाय द एपिग्राफिक्स, यानी कि जितने भी एपिग्राफिस्ट हुए, यानी कि जो अभिलेख की स्टडी करते थे, जो स्कॉलर्स थे, उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में मैंने क्वेश्चन देखा है कि ये क्वेश्चन भी आता है कि जो पुरातत्ववेत्ता है उनके सामने इंस्क्रिप्शन के एविडेंस है, वो किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हैं हिस्टोरियंस। सबसे पहले हम देखते हैं देर आर टेक्निकल लिमिटेशन एंड स्टडिंग इन द इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ टेक्निकल लिमिटेशन थी जो इनको इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में मुश्किलात पैदा करती है। सम इंस्क्रिप्शन लेटर आर वेरी फैंटी एनग्रेव्ड, यानी कि कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ही फैंटी तरीके से इनग्रेव किए गए, मतलब उन इंस्क्रिप्शंस को उकेरा गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में क्या होता है, बहुत ही लिमिटेशन प्रोवाइड करता है हिस्टोरियंस के लिए, मान के उनके सामने मुश्किलात हालात पैदा होते हैं इनको स्टडी करने में। दूसरा हम देखेंगे सम इंस्क्रिप्शन आर डैमेज, कुछ इंस्क्रिप्शन तो ऐसे मिले जो डैमेज है, यानी कि जिसको पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं हिस्टोरियन, लेकिन उसको अच्छे तरीके से या क्लियरली तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम फेस होती है। एंड सम इंस्क्रिप्शन लेटर्स आर मिसिंग, कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे जिनके लेटर ही मिसिंग है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट हम देखेंगे बिसाइड इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज इन इंस्क्रिप्शन। कई बार तो इतिहासकार इस तरीके भी महसूस करते हैं, प्रॉब्लम में फेस करते हैं कि जो एक्चुअल में मीन निकल के आ रहा है को उसका एक्चुअल में मीन नहीं क्लियर हो पा रहा है। मतलब नॉट ऑलवेज इजी टू श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग, यानी कि कुछ वर्ड तो दिखे इंस्क्रिप्शन में लेकिन उनका क्या एग्जैक्ट मीन है, ये इतिहासकारों के लिए ये भी एक समस्या रही है। सम ऑफ विच में स्पेसिफाइड टू अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम, तो कई जगह तो पर्टिकुलर प्लेस के बारे में भी और टाइम को लेकर भी समस्या देखने को मिलती है। दिस हैज टू बी डन द केयरफुली टू इंश्योर दैट इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द ऑथर इज नॉट चेंजिंग। कई बार तो ऐसे है, कई ऑथर ही में चेंज नहीं मिले, ये भी एक समस्या में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेवरल थाउजेंड ऑफ इंस्क्रिप्शन वर मेड बट ओनली सम हंड्रेड्स हैव डिस्कवर्ड इन विच all are not deciphered and published and translated। यानी कि several thousand of inscription were made, कई हजारों की तादाद में तो इंस्क्रिप्शन बने हैं लेकिन कुछ सैकड़ों कुछ हंड्रेड्स की तादाद में ऐसे ही हैं जिनको डिस्कवर्ड किया गया है और आर नॉट डेसिफर, और जिनको ऐसे भी जिनको अभी तक पढ़ा भी नहीं गया और ना ही वो पब्लिश हुए और ना ही अभी तक वो ट्रांसलेटेड हुए। तो कहीं ना कहीं आज भी सैकड़ों की तादाद में ऐसे इंस्क्रिप्शन है जिनको इतिहासकार अभी भी नहीं पढ़ पाए, क्लियरली मीनिंग नहीं निकल गया। ये भी एक एपिग्राफिस्टों के लिए समस्या पैदा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देयर इज अनदर मोर फंडामेंटल प्रॉब्लम एंड पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट मैटर्स आर recorded in inscription but routine agriculture practices and joy and sorrows of daily existence are not found in inscription। यानी कि इतिहासकार बताते हैं कि भाई जो जहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी थी उनमें क्या खुशी थी, क्या दुख थे, क्या उनको साथ समस्याएं थी, क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थे, प्रैक्टिसेस थी, इनका भी एक रेगुलर बेस पर हमें एविडेंस नहीं मिलते जो कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन में गायब है। तो ये भी एक समस्या महसूस होती है इतिहासकारों के बीच में, एपिग्राफिस्टों के बीच में, है नहीं। हिस्टोरियंस एंड एपिग्राफिस्ट यानी कि जो इतिहासकार और जो एपिग्राफिस्ट है जो स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शन की, उन्हें एपिग्राफिस्ट बोलते हैं। वन स्टडी द स्क्रिप्ट and he constantly access the statement they made in inscription to judge whether they are true or plausibly exaggeration। कई सारे तो कहते हैं कि इसको जज कर पाना क्या हमारे लिए आसान, ये ट्रू है जो एक्चुअल में है। कुछ कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं लगता कि इनको जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं इनका क्या एक्चुअल में निकल कर आता है, ये आज भी इतिहासकारों के लिए और एपिग्राफिस्टों के लिए एक समस्या है। जो कई सारे इंस्क्रिप्शन तो पढ़े गए हैं लेकिन कई सारे इंस्क्रिप्शन आज भी ऐसे हैं जो नहीं पढ़े गए, जो कहीं ना कहीं या तो डैमेज हो गए हैं या बहुत ही फ्रेंडली इंग्रेव्ड है नहीं। तो ये आज भी एक समस्या है, प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है इंस्क्रिप्शन की। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 एंड होता है और अगली क्लास में हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे पार्ट 1 यानी कि एंशियंट इंडिया का चैप्टर नंबर 3। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और इंपॉर्टेंट क्लासेस में आपके साथ लगातार लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।